एक बार योगी राज आ गया है, लेकिन कानून व्यवस्था जस की तस है। न पहले न्याय मिलता था और अब न गुहार पर इंसाफ मिलता है। इसे लेकर विपक्षी दल योगी सरकार को घेर रहा है। आज भी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार की दावों की कलाई तब खुल जाती है जब पुलिस का डंडा कमजोर पड़ता है और अपराध जोर पकड़ता है। सड़कों पर लोगों की बदहाली बयां करती है कि यूपी में कैसा है योगी राज। इसे लेकर कई बार विपक्षी दल सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं। वहीं अब योगी सरकार 2.0 की शुरुआत में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त घेराबंदी की है। उन्होंने एडीजे के वायरल वीडियो को लेकर लिखा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर जिला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? ये बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। दरअसल बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के छपिया शुक्ल गांव में नहर खुदाई के दौरान जेसीबी के सामने न्यायिक अधिकारी मनोज शुक्ला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। न्यायिक अधिकारी नहर खुदाई कर रही जेसीबी के आगे लेट गए। घंटों तक ड्रामा चलता रहा। न्यायिक अधिकारी मनोज शुक्ला वर्तमान में जिला सुल्तानपुर में एडीजे फर्स्ट के पद पर तैनात हैं। मनोज शुक्ला पूरी रात जिला प्रशासन की टीम के सामने बिना खाए पिए पड़े रहे। जिला प्रशासन की मिन्नत के बाद भी न्यायिक अधिकारी नहीं पसीजे और अपनी जिद पर अड़े रहे। एडीजे मनोज शुक्ला ने बताया कि मैं एक न्यायिक अधिकारी हूं, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है जहां पर सब लोगों द्वारा हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये काम गलत है। 2013 में जमीन का अधिग्रहण नियमों के विपरीत हुआ है। डीएम ने जो आदेश दिया है वो भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। इन्हीं आरोपों के साथ वो जेसीबी के सामने लेट गए। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्षी दलों के साथ साथ जनता भी सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा सीएम योगी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। मोदी राज में न जनता को रोजगार मिल रहा है और न ही महंगाई से राहत। हर दिन महंगाई आसमान छूती जा रही है और सरकार खामोश बैठी है। चुनाव खत्म होने के बाद से लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज एक बार फिर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव खत्म होते ही जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ। 4 दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार ने इजाफा किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे में बिक रहा है। IOCL के अनुसार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा कोलकाता में 107 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि 92 रुपए 22 पैसे में डीजल की बिक्री हो रही है। वहीं महानगर चेन्नई में आज 103 रुपए 67 पैसे में पेट्रोल और 93 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर में डीजल बिक रहा है। उधर सीएनजी के दाम भी बीते वर्ष जून से अब तक 16 रुपए 1 पैसे प्रति किलो बढ़ चुके हैं। इससे साफ है कि माल ढुलाई महंगी होने जा रही है। अब इन सब का असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। डीजल के दाम लगातार बढ़ने से अन्य सामग्रियों के साथ भवन निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़ गए हैं। इनमें सीमेंट, सरिया, बालू व मोरंग शामिल हैं, जबकि कोयले की कीमत में बढ़ोतरी से ईंट महंगी हो गई है। इन सामग्रियों के महंगे होने से लोग भवन समेत अन्य निर्माण कार्य से मुंह मोड़ रहे हैं और मजदूरों के पेट पर लात पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर देश की जनता पर महंगाई की मार जोरदार पड़ रही है। चुनावों के वक्त सरकार ये वादा करती है कि देश की जनता को रोजगार देने का काम करेगी और महंगाई से निजात दिलाएगी, लेकिन सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जनता के पास न रोजगार है और न ही खाने को पैसे। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर महंगाई कम करने को लेकर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथ ले रहे हैं। सरकार न विपक्ष की सुनना चाहती है और न ही जनता की, लेकिन बीजेपी सरकार को ये बताना होगा कि देश पर महंगाई कब तक प्रहार करेगी, कब तक देश की जनता को महंगाई से निजात मिलेगा। केंद्र सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अनसुना कर रही है। इतना समय देने के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रिब्यूनल में नियुक्ति नहीं की है। देश भर के ट्रिब्यूनलों में रिक्तियों को भरने के पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट।
ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को सुप्रीम फटकार लगाई है और कहा है कि कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने रिक्त पदों पर भर्ती नहीं कर इन ट्रिब्यूनल्स को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार सही ढंग से देखभाल नहीं कर सकती तो सभी न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा, हमें लगता है कि जहां ट्रिब्यूनल के सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया है वहां लंबित सभी मुकदमे पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार ही ट्रिब्यूनल की निर्माता है और अब समस्याओं की भी वही निर्माता है। पीठ ने कहा, सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि ट्रिब्यूनल मामलों के त्वरित निपटान में मदद कर सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल में मामलों का फैसला करने के लिए कोई सदस्य ही नहीं है। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू से कहा, अगर ट्रिब्यूनल बनाने वाली विधायिका किसी को नियुक्त करना नहीं चाहती है तो इन्हें समाप्त कर दे। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हम मामलों के त्वरित निपटान के लिए ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, जबकि मामलों को निपटाने वाला कोई नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के ट्रिब्यूनलों में खाली पदों को भरने में देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। अब देखना होगा कि सरकार इस फटकार के बाद कोई कदम उठाती है या नहीं, या अपना अड़ियल रवैया बनाए रखती है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इस वक्त देश भर में बहस छिड़ी हुई है और ये बहस अब राजनीति के गलियारों में भी पहुंच चुकी है। वैसे कहा तो गया था कि फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी है। फिल्म में दिखाया भी यही गया कि कैसे कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा, लेकिन असल में इससे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिल रहा है। विपक्ष इसी के नाम पर बीजेपी को घेर रहा है, जबकि बीजेपी शासित कई राज्यों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठी है, जिस पर दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न केवल बीजेपी बल्कि इस फिल्म को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री को भी खूब खरी खोटी सुनाई। अरविंद केजरीवाल के तीखे तेवर के बाद बीजेपी भी शांत नहीं बैठी और एक नया सियासी बखेड़ा इस फिल्म के बहाने शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर फाइल्स को YouTube पर डाल दो, फ्रीज हो जाएगी, ये सुझाव दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग पर विधानसभा में जवाब दे रहे थे। आपको बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाई कर रही है। अब तक 200 करोड़ का बिजनेस फिल्म ने कर लिया है, जिस पर बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या विवेक अग्निहोत्री इस कमाई का कुछ हिस्सा उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों को देंगे जिनके नाम पर ये फिल्म बनाई गई है। दिल्ली की विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने भी बीजेपी के लोगों से कहा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा गया और तुम पोस्टर लगाते रह गए। देखिए इस वीडियो को। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? केजरीवाल के इस तीखे प्रहार से बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने कहा, क्योंकि कश्मीर फाइल्स हिंदुओं के नरसंहार की दास्तां दिखा रही है, इसीलिए इस अरवन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है। इसके साथ ही अमित मालवीय ने नील बट्टे सन्नाटा और सांड की आंख जैसी फिल्मों का जिक्र किया, जिन्हें केजरीवाल ने दिल्ली में टैक्स फ्री किया है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वाले कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा, जब दूसरी फिल्मों की बात आए तो केजरीवाल की घोषणा टैक्स फ्री, जब हिंदुओं का दर्द बताने वाली मूवी की बात हो तो केजरीवाल की बदतमीजी देखो। ये केजरीवाल हंस नहीं रहा, अंदर से डरा पड़ा है। तो अब साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को ना अपनी आलोचना पसंद है, ना ये पसंद है कि उसके किसी समर्थक को कोई कुछ कहे। द कश्मीर फाइल्स से उठे राजनीतिक विवाद से जाहिर है कि बीजेपी देश में महंगाई और बेरोजगारी के जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। वैसे फिल्म पर उठे विवाद के बीच विवेक अग्निहोत्री को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा
आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जश्न का दिन है, क्योंकि पार्टी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचते हुए यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी की है। बीजेपी की इस जीत को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान हो गई है? क्योंकि योगी के 2.0 कार्यकाल में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। तो अपने नए कार्यकाल में योगी को किन चुनौतियों का करना होगा सामना, आइए देखते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और चुनाव के नतीजे आते ही जिस तरह महंगाई बढ़ गई है उसने लोगों का भरोसा भी तोड़ दिया। लेकिन अब बाजी हाथ से जा चुकी है और आज शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर योगी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है। बीते दिन योगी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी में खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि अब उसे 2024 के लिए अपनी जीत का रास्ता साफ दिख रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ की सत्ता से होकर गुजरता है। ऐसे में बीजेपी अब ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा और इसका कारण है योगी के सामने खड़ी चुनौतियां। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए योगी के पास ज्यादा समय नहीं है। बता दें कि योगी के सामने वैसे तो चुनौतियों की लंबी लिस्ट है, खासकर घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा वो चुनौतियां योगी की राह में कांटा बनेंगी जिनको लेकर विपक्ष बार बार निशाना साध रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है आवारा पशुओं की समस्या, जिसको लेकर बीते दिन ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा था। इसके अलावा बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर बीजेपी बार बार विपक्ष के निशाने पर आई। दरअसल पिछले कुछ सालों में प्रदेश समेत देश भर में रोजगार में कमी आने की कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार यूपी में बेरोजगारी की संख्या 17 करोड़ 7 लाख पहुंच गई है। पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी सरकार के राह में मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पेंशन स्कीम और उससे नाराज कर्मचारियों का मुद्दा काफी हावी रहा और इसका असर बैलेट पेपर की काउंटिंग में भी नजर आया था, जिसमें सपा बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही थी। इसके अलावा 2024 में जीत हासिल करने के लिए किसानों को मनाना बेहद जरूरी होगा। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, मगर एक साल तक इस मामले पर जितना बवाल हुआ उससे साफ है कि साल 2024 में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं दंगा मुक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा करने वाली बीजेपी को अपने दूसरे कार्यकाल में भी अपराध पर नकेल कसनी होगी। इन सब के अलावा एक बड़ा मुद्दा बिजली की महंगी दर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे महंगी बिजली है। ऐसे में ये बड़ा मुद्दा रहेगा। यानी इन सब चुनौतियों को देखकर कहा जा सकता है कि 2024 आम चुनाव जीतना बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। अब योगी इन चुनौतियों को खत्म कर 2024 में बीजेपी को जीत दिलवा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये रहा आसान नहीं। कर्नाटक का हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्राओं का भविष्य मुश्किल में है, लेकिन कर्नाटक की बीजेपी सरकार छात्राओं को राहत देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। तो वहीं विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करने से पीछे नहीं हटना चाहता है। कांग्रेस लगातार कर्नाटक की बीजेपी सरकार को चेतावनी दे रहा है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर दबाव बनाते हुए छात्राओं को राहत देने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब अनिवार्य करने को लेकर विवाद जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ने का ऐलान कर दिया है और कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी छात्राओं का भविष्य मुश्किल में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस छात्राओं का भविष्य दांव पर लगाना नहीं चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर यूटी खादर ने छात्राओं को उनकी यूनिफॉर्म के समान रंग के हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत मिलने की मांग की है। विधानसभा को संबोधित करते हुए खादर ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN नारायण और प्राथमिक शिक्षा मंत्री B नागेश से छात्राओं को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्राओं को परीक्षा देने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उन लड़कियों के भविष्य के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धोरमैया ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लड़कियों को परीक्षा देने की अनुमति देने की मांग की है, लेकिन सरकार अभी भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
प्राथमिक शिक्षा मंत्री बी नागेश ने कांग्रेस की मांगों का जवाब देते हुए कहा कि हमें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। बीजेपी विधायकों ने हिजाब मुद्दे पर सवाल उठाए और कहा कि स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट के फैसले का पालन और सम्मान करना चाहिए। कर्नाटक की बोम्मई सरकार कोर्ट का हवाला देते हुए अपने फैसले पर अडिग है, लेकिन कांग्रेस भी चुप नहीं बैठने वाली। इस बीच अब सबको इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उचित समय पर सुनवाई होगी, लेकिन ये कब होगी ये अभी तय नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। मोदी सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही किसानों की तमाम दूसरी मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना स्थगित कर दिया, लेकिन किसानों की घर वापसी के बाद सरकार भी अपने वादे भूल गई, जिसके बाद किसानों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और किसानों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों के सब्र का बांध अब टूट गया है, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। किसानों ने एक बार फिर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत मोहाली से हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में मोहाली में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। किसानों का कहना है कि उनकी कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पहली बार ये प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद किसानों ने दिसंबर 2021 में बॉर्डर खाली किए थे और घर वापसी की थी, लेकिन अब मार्च भी खत्म होने वाला है और अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जबकि किसानों ने घर वापसी करते वक्त सरकार को चेतावनी दी थी कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है। ऐसे में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन किसानों की चेतावनी को सरकार ने तवज्जो नहीं दी और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मांगे पूरी करेगी या फिर किसानों को अपना आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। देश में मोदी सरकार के आने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लिए दिक्कतें पैदा हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी राज में मुस्लिम समुदाय को दबाया और डराया जा रहा है। मोदी सरकार में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हालांकि बीजेपी हमेशा से इन आरोपों को खारिज करती हुई आई है, लेकिन अब तो भारत का चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों ने भी मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने का आरोप लगाया है। देश में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम समुदायों पर होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका कारण है मोदी राज में हिंदुत्व को बढ़ावा देना। ऐसे में विपक्ष हमेशा ही बीजेपी पर निशाना साधता नजर आता है। वहीं बीजेपी हमेशा इन आरोपों से बचने की कोशिश करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए खुद के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की जुगत में लगी रहती है। अब बीजेपी भले ही कितने झूठ बोले, लेकिन आंकड़े सारी हकीकत बयां कर देते हैं। लेकिन अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि मोदी राज में एक खास समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके चलते देश के वरिष्ठ पत्रकारों के एक समूह ने संवैधानिक संस्थाओं से अपील की है कि वो भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर कदम उठाएं। इस अपील में देश के 28 वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने देश भर में बनाए जा रहे मुस्लिम विरोधी माहौल पर भी चिंता जताई है। पत्रकारों का कहना है कि देश में हिंदुओं के मन में डर पैदा करते हुए हिंदुत्व खतरे में है का पाठ पढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को एक खतरे के रूप में दर्शाया जा रहा है। इन द फेस ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड हेट्रेड साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन नाम के पत्र पर कई प्रमुख पत्रकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। अपील में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग, कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठा विवाद, बुल्ली बाई ऐप समेत सोशल मीडिया मंचों पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और अन्य घटनाओं को लेकर मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काने के हाल के प्रयासों का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों, भारत के निर्वाचन आयोग और अन्य वैधानिक निकायों से हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है। इतना ही नहीं, अपील में कोरोना काल के दौरान कैसे मुस्लिमों को टारगेट किया गया उसका भी जिक्र है। अपील में कहा गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की बैठक का हवाला देते हुए महामारी के शुरुआती दिनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। द हिंदू, द टेलीग्राफ, कश्मीर टाइम्स, बाइब्स ऑफ इंडिया, द न्यूज मिनट वेबसाइट और द वायर
हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकारों की इस अपील ने मोदी सरकार के सभी झूठे दावों की पोल खोल दी है और बीजेपी की मानसिकता को उजागर करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहे मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। ऐसे में अब उनकी अपील पर सुनवाई होगी या फिर इन लोगों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार की सच्चाई यही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सितारे इस वक्त उनके साथ देते हुए नहीं दिख रहे हैं और इमरान खान की कुर्सी खतरे में है और उनके लिए अपनी कुर्सी बचा पाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इमरान की कुर्सी पर मंडरा रहे ये खतरा अब कुछ और दिनों के लिए टल गया है। आखिर कैसे और क्यों, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। 3.5 साल से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर इमरान खान जमे हुए हैं। अब तक दावा किया जा रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान के ऐसे पहले पीएम हो सकते हैं जिन्होंने अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की राजनीति में जिस तेजी से बदलाव हुआ है, उसके बाद इमरान खान के लिए भी सत्ता बचाए रखना मुश्किल होता दिख रहा है। इमरान अपनी सरकार बचाने की जुगत लगाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दल इमरान के खिलाफ आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में थे, लेकिन इमरान सरकार के एक दांव से विपक्षी की रणनीति फेल हो गई। विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पेश कर पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली के स्पीकर ने कार्यवाही को 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। यानी अब इमरान खान को 3 दिन और मिल गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि इमरान खान की सरकार को समर्थन दे रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी अब सरकार से अलग हो गई है और विपक्षी खेमे में मिल गई है। ऐसे में इमरान के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। इमरान को आखिरी उम्मीद सेना थी, लेकिन सेना चीफ कमर जावेद बाजवा ने तो पहले ही इमरान का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में 28 मार्च को क्या होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है और सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या इमरान अपनी सरकार बचा पाएंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की ओर से उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया गया था। नीतीश कुमार के लखनऊ जाने पर आरजेडी ने तंज कसते हुए उन्हें 12 साल पुरानी घटना याद दिलाई है। साथ ही दावा भी किया है कि लखनऊ से लौटने के बाद उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो किस घटना की याद दिलाई आरजेडी ने नीतीश कुमार को, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार एनडीए में भले ही सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन लखनऊ में आज बीजेपी में खुशी का माहौल था। एनडीए के तमाम सहयोगी जुटे हुए थे योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम दोबारा बनते देखने के लिए। लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत उसके गठबंधन सहयोगियों की ही मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में ही नीतीश कुमार को संदेश दे दिया गया कि बिहार पहुंचते ही एनडीए गठबंधन का अब तक हिस्सा रहे मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। सहनी के पार्टी वीआईपी के सभी विधायकों को बीजेपी पहले ही अपने पाले में कर चुकी है। इससे ये साफ है कि बिहार में सीएम भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में किस मंत्री की छुट्टी होगी या किसे रखा जाएगा, ये बीजेपी ही तय कर रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों को लेकर आरजेडी ने भी तंज कसते हुए नीतीश कुमार को 12 साल पुरानी घटना याद दिलाई है। दरअसल 2017 में नीतीश कुमार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन मोदी से दूरी दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। इस कार्यक्रम में सभी नेताओं को रात के भोजन पर बुलाया गया था। आरजेडी ने इस घटना की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार से पूछा कि क्या तुम्हें याद है या भूल गए। इसके साथ ही आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद से ही हटा देगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेकर कांग्रेस अब आगामी हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। गुजरात की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने अलग रणनीति बनाई है, जिसमें कांग्रेस को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी साथ मिलता दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट।
हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अब भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। पार्टी की नजर इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर है। गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है तो हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। इसलिए इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी से ही कांग्रेस को मुख्य चुनौती मिली है। अभी दोनों ही राज्यों में सरकार भी बीजेपी की ही है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से ही इन राज्यों के लिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के निशाने पर मुख्य रूप से गुजरात है। 1985 के बाद से ही कांग्रेस गुजरात में कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। 1985 में कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत मिली थी। कांग्रेस को तब राज्य की 182 में से 149 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस गुजरात में जीत की तलाश में है। 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी जीत के करीब पहुंची, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। 2017 की कमी को दूर करने के लिए इस बार पार्टी ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी संपर्क किया है। दावा किया जा रहा है कि पीके ने ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने का ऑफर दिया है। पीके की राहुल गांधी से इसे लेकर लंबी चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा के बाद राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें अधिकांश नेताओं ने पीके की टीम के साथ काम करने की बात का स्वागत किया है। इसके साथ ही बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। पीके गुजरात चुनावों में बीजेपी के लिए भी पहले काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को पीके का साथ मिलता है तो बीजेपी की मुश्किलें राज्य में बढ़ सकती हैं और 2017 में सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस इस बार राज्य की सत्ता हासिल